मुस्लिम वोट बैंक है वो डाइवर्ट होगा, एक तरफ लालू प्रसाद यादव हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को तो नुकसान पहुंचेगा ही। इसमें पप्पू यादव भी शामिल। व्यक्तिगत जनगणना जब से ये जारी हुआ है, इससे ओबीसी को बहुत ज्यादा ताकत मिला कि वो उसको ये पता चला कि हमारी कितनी संख्या है और किस-किस विधानसभा, किस-किस लोकसभा में कितनी संख्या है, ये भी उसको पता चल गया। तो उसको इससे ताकत मिला, लगा कि अब हम बिहार में भी अपना पैर पसार सकते हैं, जिस तरह से अभी उसने तेलंगाना में विधानसभा में एक वही ना बोले कि जब जिस दिन से ये जातिगत जनगणना जारी हुआ, उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि यहाँ कुछ न कुछ बड़ा खेल ओबीसी करेगा। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार लोकसभा सीटों पे, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पे एक तरफ इंडिया अलायंस है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। लेकिन इसी बीच असुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यानी एआईएमआईएम ने 11 लोकसभा सीटों पे अपने प्रत्याशी को उतारने का ऐलान कर दिया है। खास करके सीमांचल में असुद्दीन ओवैसी का एक प्रभाव देखा जाता है। आज इस वीडियो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मनीष जी। मनीष जी, जो समीकरण है, क्योंकि देखिए अब लोकसभा का चुनाव नजदीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो ऐलान असुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है कि बिहार के 40 लोकसभा सीट में से 11 लोकसभा सीट पे असुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशी को उतारने जा रहे हैं। सीमांचल में अगर देखें तो कितना प्रभाव रहेगा और इससे इंडिया अलायंस को माना जा रहा है कि नुकसान पहुंच सकता है। किस तरह से देखते हैं इन सारी चीजों को? देखिए शुभम जी, ओवैसी का जो ऐलान है, कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही मतलब एक झटका देने वाली बात है कि 11 सीट और वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है उसका उसने चुनाव किया है इन 11 सीटों में। क्योंकि वो अगले विधानसभा में भी लड़े थे हमारे सीमांचल में, तो 5 सीट उन्होंने अर्जित किया था। तो उससे उसको यहाँ जो है कि शक्ति मिली कि हम अगर विधानसभा जीत सकते हैं 5, तो हमें 11 सीट उन्होंने उस क्षेत्र को चुना है जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ वो अपना कैंडिडेट देंगे। इससे इंडिया अलायंस को झटका लगेगा, उसको इससे घाटा होगा। क्योंकि देखिए जो मुस्लिम वोट बैंक है वो लालू प्रसाद यादव का कोर वोट बैंक माना जाता है। और अगर सीमांचल की चर्चा करें तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, इन सारे लोकसभा सीटों पे असुद्दीन ओवैसी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इससे पहले भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2020 में, तो सीमांचल में 5 विधानसभा सीट पे असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल किया था। बाद में भले ही आरजेडी ने विधायक को तोड़ करके अपने में शामिल कर लिया, लेकिन एक प्रभाव देखा गया कि सीमांचल में असुद्दीन ओवैसी का है। इसीलिए इस बार असुद्दीन ओवैसी 11 लोकसभा सीटों पे दावा कर रहे हैं। इससे पहले किशनगंज में अख्तरुल इमान चुनावी मैदान में थे। लेकिन पूर्णिया की अगर चर्चा करें तो वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला पहले से ही था, क्योंकि देखिए पप्पू यादव का अभी कुछ भी निर्णय स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो कांग्रेस की तरफ से उतर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक में उन्हें जगह दी गई है या फिर नहीं दी गई है। जिस तरह से रंगभूमि मैदान से उन्होंने कहा कि पूर्णिया किसी भी समझौता के लिए वो तैयार नहीं है पूर्णिया से, लेकिन अब असुद्दीन ओवैसी पहुंच रहे हैं, तो इससे जो मुस्लिम वोट बैंक है वो डाइवर्ट होगा। एक तरफ लालू प्रसाद यादव हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को तो नुकसान पहुंचेगा ही। इसमें पप्पू यादव भी शामिल होंगे इस नुकसान में। इस नुकसान में तो ज्यादातर अभी जो इंडिया अलायंस है वो उसने अब जो बोल रहे हैं कि वो अभी तक ऐलान नहीं किया है कि पप्पू यादव को वो अपने अलायंस में लेंगे या नहीं लेंगे। अगर इंडिपेंडेंट पप्पू यादव लड़ते हैं तो इससे भी ज्यादा खतरा, पप्पू यादव से ज्यादा खतरा इंडिया अलायंस को है, क्योंकि वहां फिर 2 फैक्टर हो जाएगा। एक तो ओबीसी आ गया, वो काटेगा, फिर आपका पप्पू यादव वो काटेगा। इससे इंडिया अलायंस कमजोर होगी और वहां पे एनडीए की जीत हो जाएगी। देखिए असुद्दीन ओवैसी की पार्टी 11 लोकसभा सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार रही है। उसमें 4 लोकसभा सीट तो सीमांचल का ही है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया। उसके अलावा उजियारपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, बक्सर है, गया है। इन सारे लोकसभा सीटों पे भागलपुर भी है। तो असुद्दीन ओवैसी इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने हाल फिलहाल उन्होंने जो सीमांचल में अपना एक मजबूती देखा है, इसलिए असुद्दीन ओवैसी चाह रहे हैं कि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो अपने प्रत्याशी को उतारे और उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को जो नुकसान पहुंचने की बात है वो लगभग अब दिख रहा है कि असुद्दीन ओवैसी के आने से एनडीए अलायंस को भले ही उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन को उससे प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए असुद्दीन ओवैसी जब इससे पहले किशनगंज पहुंचे थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि
हमारे विधायकों को तोड़ करके तेजस्वी ले गए। उसके बाद कई तरह की खबरें चली कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चाहती है कि इंडिया ब्लॉक में शामिल हो, लेकिन वो तवज्जो नहीं दिया गया और असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया गया। क्या इसी वजह से अब असदुद्दीन ओवैसी बिहार में मुसीबत बन गए तेजस्वी के क्या? जी हाँ, ये उसका का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसका विधायक तोड़ने का। और उस इंडिया ब्लॉक में ये इसलिए तेजस्वी इसको शामिल नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे हिंदू समाज में जो आरएसएस का एक छवि है, वो हिंदू मतलब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी प्रकार से मुस्लिम में जो है कि ये उसका आरएसएस का एक कहिए आप प्रकार है जो ओबीसी लेके चल रहा है। तो सेम वही है, इसलिए तेजस्वी इसको शामिल नहीं कर रहा है अपने अथी में। तेजस्वी तो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है। तेजस्वी यादव खुले मंच से कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भाजपा के लिए काम करते हैं और भाजपा की बी टीम है। हाँ, ये वही फैक्टर बता रहे हैं कि वो जिस प्रकार से आरएसएस इधर काम कर रही है हिंदुओं के लिए, उस प्रकार से उधर वो काम कर रहा है अपने अल्पसंख्यकों के लिए। तो ये दोनों मतलब एक प्रकार से यही तर्क दिया जा रहा है कि ये उसका बी टीम है। क्योंकि देखिए, अगर मुसलमान वोटरों की बात करें तो सबसे ज्यादा सीमांचल में है, और सीमांचल में भी खासतौर से किशनगंज में 67% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। उसके बाद कटिहार में 35%, पूर्णिया 32%, 38%, इस तरह से जो खास करके सीमांचल में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटरों की संख्या। और जब से ये जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है, तो यहाँ पे बिहार में मुस्लिम वोटरों की संख्या 17% से ज्यादा दिखाई जा रही है। 17.70% बताई गई है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी मजबूती के साथ, दमखम के साथ उतर रहे हैं क्या लोकसभा में? हाँ, ये जातिगत जनगणना जब से ये जारी हुआ है, इससे ओबीसी को बहुत ज्यादा ताकत मिला कि वो उसको ये पता चला कि हमारी कितनी संख्या है और किस किस विधानसभा, किस किस लोकसभा में कितनी संख्या है, ये भी उसको पता चल गया। तो उसको इससे ताकत मिला, लगा कि अब हम बिहार में भी अपना पैर पसार सकते हैं। जिस तरह से अभी उसने तेलंगाना में विधानसभा में जीत के 7 सीट लाया है, 9 में लड़े 7 सीट लेके आया है। तो उसी प्रकार से वो अब बिहार में भी देख रहे हैं कि हम यहाँ लड़ेंगे, हमारी संख्या है, हम उसके बूते लोकसभा में भी बिहार से अपना दे उपस्थिति। क्योंकि देखिए, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो मात्र एक लोकसभा सीट पे असदुद्दीन ओवैसी उतरे थे, किशनगंज, अख्तरुल इमान। अब अचानक 2024 में 11 लोकसभा सीट पे दावा करना कितना बड़ा खेल है असदुद्दीन ओवैसी के लिए? कितना प्रभाव डालेगा? बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, क्योंकि एक वही ना बोले कि जब जिस दिन से ये जातिगत जनगणना जारी हुआ, उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि यहाँ कुछ न कुछ बड़ा खेल ओवैसी करेगा। और उसका ये अभी फर्क है कि 11 सीटों पे उसने दावा ठोक दिया है। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, वो अब बिहार में 11 लोकसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार को उतारने जा रही है। और इसका जो प्रभाव है सीमांचल में देखने मिलेगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में एक अपना जो गढ़ है उसको बनाने की प्रयास में कई वर्षों से लगे हुए थे। और पिछले विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा 2020 का जो चुनाव हुआ, उसमें असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 4 विधायकों को आरजेडी ने अपने में शामिल कर लिया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस बात को समझ रहे थे कि जो उनकी मजबूती है, जो उनका पकड़ है, वो अब बिहार में बढ़ता जा रहा है। और जब से ये जातीय गणना की रिपोर्ट जारी हुई है, तब से और उसको बल मिला है, और बल मिला है कि वो मतलब खुल के बिहार में आए। अगर वो उसको गठबंधन में नहीं लेता है तो वो इंडिपेंडेंट आके लड़ेगा, उसकी ये मंशा है। तो जातीय गणना एक बड़ा फैक्टर है असदुद्दीन ओवैसी के लिए, क्योंकि इससे जो बिहार में क्योंकि इससे जो आंकड़ों का खेल है, वो अब असदुद्दीन ओवैसी समझ रहे हैं। इसी कारण से वो लगातार किशनगंज पहुंचे थे कुछ दिनों पहले। उन्होंने खुले मंच से जम करके इंडिया ब्लॉक पे भी गरजे, एनडीए पे भी बरसे। लेकिन अब अगर पूर्णिया लोकसभा सीट पे हम लोग चर्चा करें तो देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट पे तो लग रहा है कि पप्पू यादव के लिए बड़ी मुश्किल अब असदुद्दीन ओवैसी खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि एक तरफ अगर उन्हें इंडिया ब्लॉक में जगह नहीं मिलती है, तो असदुद्दीन ओवैसी अगर पूर्णिया लोकसभा में आते हैं तो फिर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो तो एक इंडिया अलायंस में भी डाइवर्ट होगा। पप्पू यादव भी उधर हैं। तो क्या लगता है, पप्पू यादव को असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिल करके एक तीसरा फ्रंट बनाना चाहिए? ऐसे बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन तीसरा फ्रंट बनाना बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि वैसा कुछ है नहीं। 1-2 पार्टी मिलके अगर आप बना भी, अभी देखिए मुकेश सहनी का कुछ फाइनल नहीं हुआ है। वो भी हो सकता है कि आज का जैसे न्यूज था कि वो मतलब दिल्ली का न्यूज था कि वो जा सकता है इंडिया के साथ। तो इसलिए तीसरा फ्रंट बनाना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि पप्पू यादव जो मतलब आस पाले हुए था ओबीसी के ऐलान से पहले कि हम पूर्णिया आसानी से क्लियर कर लेंगे, अब जो है कि उसका समीकरण बिगड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, समीकरण बिगड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन
इंडिया अलायंस में जो मुकेश सहनी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस में भी अभी सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो 8 से 9 सीट पे सिमट जाए, 8 से 9 लोकसभा सीट पे ही वो उतरे, और आरजेडी चाहती है कि वो 25 से 30 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़े। इधर का जो 6 सीट बचता है उसमें 5 लेफ्ट चले जाए। एक मुकेश सहनी की भी चर्चा है कि इंडिया ब्लॉक में मुकेश सहनी को भी लिया जाएगा, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर के अभी तक कुछ खबरें स्पष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि आज स्पष्ट करेंगे, कल स्पष्ट करेंगे, लेकिन अभी भी वो संशय में है, क्योंकि मुकेश सहनी का कहना है कि जो निषाद आरक्षण की बात करेगा, जो निषाद आरक्षण के लिए काम करेगा, मुकेश सहनी उसके साथ है। देखिए अभी मतलब आप वो एक है कि चुनाव जीते भी नहीं, सरकार भी नहीं है बना है, तो आप किसी को आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि हम आएंगे तो आपका जो ये निषाद आरक्षण वाला है उसको हम आरक्षण कोटे में लाएंगे। वो सारी तो चीजें तो हाँ, समीकरण वोट के आधार पे, ये सब तो बस कहने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो बात करेंगे हाँ, निषाद की, वो एक कहने की बात है, लेकिन अभी उसको उस फैक्टर को लेके हमको नहीं लगता है कि मुकेश सहनी को अपने अलायंस में लाएगा। हाँ, वो अगर आना चाहे स्वेच्छा से कि नहीं हम उधर नहीं जाके आप इधर आ रहे हैं, तो उस आधार पे उसको लिया जा सकता है। क्योंकि अब तो देखिए, अब तो एनडीए में सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब तो मुकेश सहनी की जो संभावना है वो बहुत कम बची हुई है, क्योंकि देखिए वहां पे तो पारस गुट का जो टिकट था, चाचा भतीजे का जो लड़ाई था, वो भी अब खत्म हो गया, क्योंकि अब पशुपति पारस को तो टिकट ही नहीं मिला, तो लड़ाई फिर कहाँ है? क्योंकि चिराग तो जीत गए हैं, चिराग को 5 लोकसभा सीट मिल गया है। हाजीपुर से दावा कर रहे थे, हाजीपुर मिल गया है। पशुपति पारस को राज्यपाल बनने का ऑफर दिया जा रहा है, तो सब कुछ तो एनडीए में तय हो गया है। अब मुकेश सहनी के लिए मात्र एक ही विकल्प बचा है, इंडिया ब्लॉक। क्या इस पे कितना प्रभाव रहेगा? इससे प्रभाव पड़ेगा जो जातिगत जनगणना जैसे हमने बात किया ओबीसी के लिए, उस प्रकार से ही मुकेश सहनी वो पकड़ के चल रहे हैं। अभी जो जाति सर्वे आया उसमें जो देखा कि उसने अपने निषाद समाज का कितना % हमारा है, तो उस आधार पे, और उसने जो इधर हाल में जो उपचुनाव वगैरह लड़ा उसमें जो उसका वोट प्रतिशत है, उसके आधार पे वो दबाव बना रहे हैं। क्योंकि एनडीए वाले तो भाव नहीं दिए उतना, जो कि उससे पहले पुराना पार्टी रामविलास का था, रामविलास का है, और इसलिए पारस को भी उतना वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि कोर वोटर जो है वो चिराग के साथ है, इसलिए रामविलास का है, वो जुड़ा हुआ है। इसलिए जो बोला जाता है कि एनडीए चाणक्य अमित शाह, तो ये वो उसने दिखाया कि वो चाणक्य कैसे है। और रही मुकेश सहनी की बात, तो ये भी अपना मतलब गेम सेट करने में है कि हम अपने वोट कैडर को दिखा के सीट का ज्यादा, ये हम पासवान से कम नहीं, तो वो अभी मुकेश सहनी के लिए टेढ़ी खीर है। लेकिन इंडिया ब्लॉक में अगर वो आता है तो इंडिया ब्लॉक वाले उसका सम्मान करेंगे, यही हमको लगता है। चलिए, तो ये बिहार लोकसभा सीट की चर्चा हम लोग कर रहे थे, क्योंकि अब बेहद ही कम समय बचा है, और जो बिहार का 40 लोकसभा सीट है वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि यहाँ का हर एक लोकसभा सीट बेहद ही मजबूती से पूरे देश में पेश आता है। क्योंकि देखिए, सीमांचल की चर्चा पूरे देश में होती है, और सीमांचल लोकसभा सीट को लेकर के हर पार्टी चाहती है कि वहां पे उनका दबदबा रहे, क्योंकि अमित शाह भी सीमांचल कई बार आ चुके हैं, असुद्दीन ओवैसी भी सीमांचल आते रहते हैं, तेजस्वी भी सीमांचल का दौरा करते हैं, तो सीमांचल बेहद ही खास सीट रहता है पूरे बिहार के लोकसभा सीटों में। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी और लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा करेंगे। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।